बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस दो लेक्चर्स में आपने कैंटर सेट की कंस्ट्रक्शन और फिर उसका लिबैग मेजर जो है उसको ज़ीरो प्रूव किया था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक तो जनरलाइजेशन करेंगे कि अगर हम 1/3 लेंथ जो है उसको रिमूव ना करें तो फिर जो है उसकी लेंथ क्या आएगी, कैंटर सेट की लिबैग मेजर क्या आएगा। और इसके अलावा हम टर्नरी रिप्रेजेंटेशन करेंगे कैंटर सेट की। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। अब्दुल रहीम वाली बुक जो है उसका है पेज 79, उस पे प्रोपोजिशन है, ये जनरलाइजेशन है आपके कैंटर सेट की। ठीक है जी, कि इसमें फ़र्क ये है कि आप जो रिमूव करते हैं पार्ट वो 1/3 लेंथ का नहीं है, बल्कि 1/3 की पावर n लेंथ का नहीं है हर स्टेप के ऊपर, बल्कि α/3 रेज़ टू द पावर n जो है उस लेंथ को आप रिमूव करते हैं। और अल्फा जो है वो बिटवीन 0 और 1 है, और nth स्टेप में ये रिमूवल होगी। जिस तरह फर्स्ट स्टेप में आप जो रिमूव करेंगे उसकी जो है लेंथ α/3 होगी। सेकंड स्टेप में जो करेंगे वो होगी α/3² यानी कि α/9। फिर थर्ड स्टेप में जो पार्ट रिमूव करेंगे वो होगी α/27 या α/3³ एंड सो ऑन। जबकि जो कैंटर सेट आपका था टर्नरी सेट जिसको हम कहते हैं कैंटर टर्नरी सेट, उसके अंदर जिसको C से आपने डिनोट किया था, आप पहले स्टेप में रिमूव करते थे 1/3 लेंथ, दूसरे स्टेप में करते थे 1/9। फिर समझ लें कि वो α=1 पे आपका जो है टर्नरी कैंटर सेट जो है वो बन जाता है। इस सेट को आपने F के नाम से जो है वो रिप्रेजेंट कर लिया। और अब हम देखेंगे कि इसका जो मेजर है वो 1 - α होगा। यहां से भी अगर आप चेक कर लें कि अगर कैंटर सेट होगा F तो अल्फा शुड बी इक्वल टू 1, तो ऑटोमेटिकली अगर यहाँ पे आप C लिखते हैं लिबैग मेजर ऑफ C, इट विल बी 1 - 1 = 0। तो ये जनरलाइज्ड कैंटर सेट है जो अल्फा = 1 पे टर्नरी कैंटर सेट, या सिंपली इसको आमतौर पे हम सिर्फ कैंटर सेट ही कहते हैं, वो बन जाता होता है। ठीक है जी, तो इसमें अब आपने जो करना है काम वो ये है कि स्टेप 1 के अंदर आपने जो I11 रिमूव करना है उसकी लेंथ होगी α/3, जबकि जो आपका कैंटर सेट या कैंटर टर्नरी सेट था उसमें 1/3 था। ऐसी स्टेप जो है 2, उसमें 2 इंटरवल्स रिमूव होंगे, I21 और I22, और उनकी लेंथ होगी α/3²। स्टेप 3 में जो है 4 आप उसमें से ओपन इंटरवल्स रिमूव करेंगे और हर एक की लेंथ जो है वो होगी α/3³। तो इस तरह से आपका F जो है वो कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा ये रिमूव्ड पार्ट्स का। ये आपके रिमूव्ड पार्ट्स का यूनियन हो गया, यूनियन ऑफ INM। M जो है वो कितने होंगे हर स्टेप के अंदर? M होंगे आपके 1 से लेके 2 रेज़ टू द पावर n-1 तक। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका कैंटर सेट वाला था, बिल्कुल वही एक्सप्रेशन है। और आपने इनफाइनाइटली मैनी स्टेप्स के बाद जो है जो बाकी बचे उसको आपने लिखना है F, और ये आपके पास होगा जनरलाइज्ड कैंटर सेट। और आपको ये भी पहले से ही पता है कि INM जो है दे आर पेयर वाइज डिसजॉइंट है और ओपन भी है, इस वजह से ये सेट ओपन हो गया। तो अब आपके पास F जो है बीइंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस ओपन सेट जो है ये जो है वो क्लोज्ड हो गया। तो अब आपके पास ये जो आपका क्लोज इंटरवल 0-1 है, ये दो डिसजॉइंट सेट्स जो हैं उनका यूनियन हो गया है F, और यूनियन ये आपका रिमूव पार्ट जो है। तो इसके ऊपर जब आप लिबैग मेजर की सिग्मा एडिटिविटी या बिल्कुल फाइनाइट एडिटिविटी कहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें बल्कि सिग्मा एडिटिविटी ही है क्योंकि यहाँ पे n = 1 to ∞ है। तो सिग्मा एडिटिविटी जो है जब आप लगाते हैं तो इस तरफ इसका लिबैग मेजर 1, उसकी लेंथ आ गया, यहाँ पे आपका मेजर ऑफ जनरलाइज्ड कैंटर सेट आ गया। और ये जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो अल्फा और साथ ही सीरीज आएगी जिसका सम जो है वो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जनरलाइज्ड कैंटर सेट जो है उसका लिबैग मेजर जो है वो 1 - अल्फा हो जाएगा। और यहीं से अगर आपने कैंटर सेट का मेजर जिसको टर्नरी कैंटर सेट कहते हैं वो निकालना तो अल्फा को 1 कर दें तो वो आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट जो है वो है टर्नरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स बिलोंगिंग टू द क्लोज इंटरवल 0-1। जैसे आपके पास बाइनरी रिप्रेजेंटेशन या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है, वैसे ही आपके पास एक टर्नरी रिप्रेजेंटेशन होती है। टर्नरी रिप्रेजेंटेशन ये है
कि आप 0 1 को 3 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर देते हैं। जैसे आपका पहला हिस्सा हो गया 0 से 1/3 तक, दूसरा हिस्सा जो है 1/3 से 2/3 तक, और फिर जो आखिरी हिस्सा है इस सेगमेंट का वो 2/3 से 1 तक हो गया। अब आपका x जो है, जो आपका कोई पर्टिकुलर रियल नंबर है जो इस क्लोज इंटरवल 0 1 में से, वो इन तीनों हिस्सों में से कहीं भी हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने 3 हिस्से किए। अगर आपका वो रियल नंबर पहले हिस्से में है तो आप a1 जो है उसको लेंगे 0। अगर वो आपका दूसरे हिस्से में है रियल नंबर तो a1 जो होगा वो होगा 1। अगर आपका वो रियल नंबर तीसरे हिस्से में है तो a1 जो है वो हो जाएगा 2। ठीक है जी। तो इस तरह से फॉर एग्जाम्पल आपके पास, तो ये जनरल उसकी फॉर्म होगी कि x बिलोंग्स टू a1/3 टू क्लोज इंटरवल a1 + 1/3। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहले हिस्से में आपका x है तो a1 0 होगा। यहाँ से आप जब 0 लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वही इंटरवल बन जाएगा जिसमें आपका x लाई करता है। ऐसे ही जब आपके दूसरे हिस्से में होगा 1/3 से 2/3 तक तो आपका a1 जो होगा 1 होगा, और जब आप यहाँ पे 1 लगाते हैं तो आप देखेंगे कि 1/3 से 2/3 तक ही बन जाएगा। और सिमिलरली जब तीसरे हिस्से में जाएगा तो आपके पास ऑटोमेटिकली वही इंटरवल बन जाएगा। अब जिस भी इंटरवल के अंदर आपके पास इन तीनों सब इंटरवल जो हैं 0 से 1/3 वाला और फिर 1/3 से 2/3 वाला, आपका वो पर्टिकुलर पॉइंट x है, उसको आप रख लें और फर्दर उसके 3 हिस्से कर दें। आफ्टर मेकिंग चॉइस ऑफ a1 डिपेंडिंग अपॉन विच सब इंटरवल x belongs, we take that sub interval and further divide it into 3 equal parts। जिस सब इंटरवल में आपका x है उसको आप ले लें और उसके फिर 3 हिस्से कर दें। फॉर एग्जाम्पल आपने अज्यूम ये किया कि आपका x जो है ये आपकी जो डिवीजन थी 3 हिस्सों वाली उसके आखिरी हिस्से में था, तो a1 जो है आपका 2 आ गया। अब आपने इस इंटरवल को रख लेना है और उसके 3 हिस्से कर देने हैं। अब फिर वही आपने रूल लगाना है कि अगर इन 3 हिस्सों में से आपका x पहले वाले हिस्से में है तो आपका a2 0 होगा, दूसरे वाले में है तो a2 1 होगा, अगर तीसरे वाले हिस्से में है तो a2 जो है आपका 2 होगा। तो इस तरह से आप अगर यहाँ पे इसके अंदर a1 और a2 की वैल्यू लगाते हैं अकॉर्डिंगली तो ऑटोमेटिकली, जैसे इस केस में आपका a2 फिक्स हो चुका है, आपने ज्यूम कर लिया था कि लास्ट पार्ट में, सॉरी a1 जो है वो फिक्स हो चुका है, आपने ज्यूम कर लिया था कि आपका x जो है वो लास्ट पार्ट में था 2/3 से 1 वाले तक, तो इसके अकॉर्डिंग a1 जो था वो 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 ही लगेगा और इनमें से किसी भी केस के हिसाब से आप इसमें a2 0 या a2 1 या a2 2 लगाएंगे तो अकॉर्डिंगली वो इंटरवल आ जाएगा जिसमें आपका x जो है वो लाई करता है। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल आप अज्यूम कर लें कि स्टेप 2 के अंदर x जो है वो इस वाले हिस्से में है 7/9 से 8/9, जो कि आपका ये वाला हिस्सा बन रहा है सेकंड वाला। तो इसमें अगर x है तो आपका a2 जो है वो 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो तो 0, यहाँ पे है तो 1 और यहाँ पे है तो 2। तो इस तरह से आपका a1 2 था और a2 जो है वो 1 हो गया अकॉर्डिंगली। तो इस तरह से अब जब यहाँ पे आप लोग लगाते हैं इसको 2 और इसको 1 तो ऑटोमेटिकली आपका वही इंटरवल बन जाएगा 7/9 8/9। तो ये इंटरवल्स जो है ये नेस्टेड हैं। पहले आपका इंटरवल था क्लोज इंटरवल 0 से 1 तक, उसके बाद आपके पास आ गया 2/3 से लेके 1 तक, ये आपका दूसरा इंटरवल था जो पहले वाले के अंदर बना था। फिर आपके पास जो है अब तीसरा इंटरवल आ गया है जो कि है 7/9 से 8/9। तो इस तरह से एक नेस्टेड इंटरवल्स की सीक्वेंस बनती जाएगी और वो हर इंटरवल जो है आपके उस पर्टिकुलर पॉइंट को कंटेन करता होगा। तो अब आपके पास प्रिंसिपल जो है वो नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल्स का है, उसके अकॉर्डिंग इन इंटरवल्स की लेंथ अगर 0 को अप्रोच कर रही होगी तो इनका इंटरसेक्शन जो है वो एक सिंगलटन जो है वो होगा और वो वही नंबर होगा x जो आपका डिजायर्ड है। तो इस तरह से आपके पास जो ans जो है इसको हम कहेंगे टर्नरी एक्सपेंशन ऑफ x जो है उसको इस तरह से लिखा जाता है। ये आपके पास दोनों तरफ से एक सीरीज बनती जाएगी, आपके पास a1/3 प्लस a2/3 स्क्वायर प्लस a3/3 क्यूब एंड सो ऑन। और जब आपका n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा तो इसकी लिमिट भी वही होगी जो x होगा और इसकी लिमिट भी वही होगी जो x होगा, बिकॉज
इनका इंटरसेक्शन जो है वो एक सिंगलटन है, तो राइट वाली जो सीरीज बनेगी वो भी उसी एक्स को कन्वर्ज कर देगी और लेफ्ट वाली भी उसी एक्स को कन्वर्ज कर देगी। तो इस तरह से आप किसी भी एक्स जो है उसको टर्नरी जो एक्सप्रेशन जो है उसको दे सकते हैं। अब आपका ये एक्सप्रेशन जो है वो यूनिक होगा अगर आपका एक्स जो है इन डिवीजन वाली जगहों पे नहीं आता, यानी कि आपके पास 1/3, 2/3, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ समथिंग ओवर 3 रेज टू द पावर एन, इस तरह की फॉर्म में अगर नहीं है किसी स्टेप में, जैसे ये आपके पास लिखा हुआ q/3 की पावर n, अगर इस तरह का नहीं है तो ये आपकी टर्नरी जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन वो यूनिक होगी। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सॉरी अगर नहीं है तो यूनिक होगी, और अगर ऐसा है आपके पास तो फिर यूनिक नहीं होगी। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है q2 हो गया, n1 हो गया, आपका 2/3 है, तो वो ये वाला पॉइंट है। अब इसकी जो है रिप्रेजेंटेशन यूनिक इसलिए नहीं है कि ये आपका x इस इंटरवल को भी बिलोंग कर रहा है और इस इंटरवल को भी बिलोंग कर रहा है। जो सेकंड वाला हिस्सा है इसका राइट हैंड पॉइंट है, जो थर्ड वाला हिस्सा है उसका लेफ्ट हैंड पॉइंट है। तो अगर आप इसको पहले स्टेप में आप जब लेते हैं जी कि ये वाला इंटरवल चूज कर लेते हैं तो आपका a1 हो गया 1, और उसके बाद ये परमानेंटली हर डिवीजन के बाद जो है वो राइट हैंड पे रहेगा, यानी कि उसके बाद जितने भी आपके पास एज आएंगे वो 2 आएंगे। ठीक है जी, और अगर आप फर्स्ट स्टेप में ले लेते हैं कि x की आखिरी वाले हिस्से को बिलोंग कर रहा है तो आपका a1 जो है वो 2 आएगा, और उसके बाद ये हमेशा पहले हिस्से में रहेगा, तो उसके बाद जितने भी एज हैं वो आपके पास 0 आएंगे। तो इस तरह से इसकी ये दो रिप्रेजेंटेशन है कि अगर हम फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं कि जी ये इस इंटरवल को ले लेते हैं तो अब आपका a1 जो है वो 1 हो गया, और उसके बाद ये परमानेंट जो है वो लास्ट जो है आपका हिस्सा उसी में आएगा राइट हैंड पॉइंट होने की वजह से, तो सारे एज उसके बाद 2 आएंगे। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बन गया। तो ये दोबारा से देख लें, आपके पास 2/3 आता है। तो अगर आप ये एज्यूम करते हैं कि x जो है उसको आखिरी वाले हिस्से में रख लेते हैं तो फिर आपके पास a1 जो है वो 2 आ जाएगा, और उसके बाद जितने भी एज हैं उनके लिए आपके पास 0 आएगा, क्योंकि परमानेंट जो है वो पहले वाला जो सब इंटरवल नेक्स्ट डिवीजन का होगा x उसी को बिलोंग करेगा। तो अब आपके पास दोबारा से देखेंगे तो 2/3 आ जाएगा। तो अगर आपके पास इस तरह की फॉर्म के हैं कोई रियल नंबर्स तो उनके लिए एक्सप्रेशन यूनिक नहीं होंगे, और जो इस तरह से नहीं लिखे जा सके दरमियान में कहीं यहाँ पे और डिवीजन वाली जगह पे नहीं है जहाँ से आपने उसको 3 हिस्से करने हैं किसी भी सब इंटरवल के, तो फिर आपके पास उनका एक्सप्रेशन जो है वो यूनिक होगा। तो ये थी टर्नरी एक्सपेंशन जो थी, जो भी रियल नंबर्स हैं बिटवीन 0 1। ठीक है जी, तो ये आपने सारा कुछ जो है वो देख लिया है। अब हम जी कैंटर सेट के एलिमेंट्स जो हैं उनकी टर्नरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। इफ y इज एन एलिमेंट ऑफ कैंटर सेट तो ऑफ कोर्स इट इज अ रियल नंबर बिटवीन 0 एंड 1, तो इसकी कोई ना कोई टर्नरी रिप्रेजेंटेशन होगी। अब हम किस तरह से डिसाइड करेंगे कि आपके पास अगर किसी नंबर जो है उसकी टर्नरी रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई है तो वो कैंटर सेट में से है या नहीं है। तो इसके लिए आपके पास रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो कैंटर सेट के एलिमेंट्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो एज हैं वो सिर्फ 0 और 2 होंगे। ठीक है जी, दिस मस्ट बी नोटेड दैट फॉर n स्टेप्स an is equal to 1 should not appear in the ternary representation of any point of C। कैंटर सेट के किसी भी एलिमेंट की जब टर्नरी रिप्रेजेंटेशन लिखी जाएगी तो किसी भी जगह पे उसमें 1 नहीं आएगा, और इस तरह से इनकी रिप्रेजेंटेशन जो हैं वो यूनिक होंगी। फॉर एग्जांपल इफ an is equal to 1 for some n, then we can consider an other ternary representation of that number in which an is not equal to 1. For example, 1/3. 1/3 is a member in the Cantor set. 1/3 has a ternary representation with a1 is equal to 1, for example. So there will be an other ternary representation of the same real number 1/3, which is 0/3 plus 2/3 स्क्वायर प्लस 2/3 क्यूब। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज पे जब आप सम निकालेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो इसी वजह से रिप्रेजेंटेशंस को यूनिक रखने के लिए कि अब आपके पास
एक कैंटर सेट का मेंबर जो है उसकी एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हमने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि यहाँ पे आपके एज जो है वो 1 नहीं हो सकते। क्यों? अगर 1 वाली रिप्रेजेंटेशन है तो उसकी एक और भी होगी जिसमें कहीं भी 1 नहीं होगा, वो सिर्फ 0 और 2 की फॉर्म में होगी। तो इसलिए आपने यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि ए एन जो है वो 0 और 2 आएंगे। ठीक है जी। तो ऐसे ही ऐसे एलिमेंट जो कैंटर सेट में नहीं है, फॉर एग्जांपल ये 1/2 इज नॉट द मेंबर ऑफ अ कैंटर सेट, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमेशा आपके पास 1s ही यूज होंगे। तो इस तरह से अब ये जो क्लोज इंटरवल 0-1 के अंदर रियल नंबर्स हैं, इनकी रिप्रेजेंटेशंस को देख के आप जो है टर्नरी रिप्रेजेंटेशन को देख के ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये आपके जो एलिमेंट्स हैं वो कैंटर सेट के हैं या कैंटर सेट के नहीं हैं। अगर रिप्रेजेंटेशन के अंदर 1 आ रहा है तो वो कैंटर सेट का मेंबर नहीं है, अगर रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ 0s एंड 2s हैं तो वो कैंटर सेट के मेंबर होंगे। तो आज का लेक्चर जो है वो क्योंकि काफ़ी लेंथी हो गया है तो हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बल्कि आप खुद ही इससे नेक्स्ट जो है इस चीज़ का प्रूफ जो है वो करें कि जो कैंटर सेट है आपका, ये टर्नरी कैंटर सेट वो अनकाउंटेबल सेट है। बेसिकली इससे पहले हमने प्रूव किया था कि फाइनाइट सेट्स और जो भी आपके काउंटेबल सेट्स हैं उनका मैयर 0 होता है। तो अब आपके पास एक ऐसी एग्जांपल है कि जिसमें आपके पास एक अनकाउंटेबल सेट है लेकिन उसका जो है लिबैग मैयर जो है वो 0 है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते अगर सेट अनकाउंटेबल है तो उसका मैयर 0 नहीं हो सकता। तो आज के लिए इतना ही, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बार बार पढ़ें और अपने आप को महफूज रखें, घरों में रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।